अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर 42 एजुकेशनल साइकोलॉजी। अभी तक हम जिक्र कर रहे हैं टेस्टिंग का। निहायत अहम जुज है साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी में टेस्टिंग का। टेस्टिंग से मुराद बच्चों की तरबियत और तालीम की पैमाइश, उन्होंने क्या कुछ सीखा है, किस हद तक सीखा है, क्या उनमें कमजोरियां मौजूद हैं, क्या उनके स्ट्रांग पॉइंट्स हैं। टेस्ट्स के जरिए से आपको अंदाजा हो जाता है बाहैसियत उस्ताद कि आपने अभी तक जो इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाई है वो कहां तक उन तक पहुंच सकी है और वो कैसे उस इन्फॉर्मेशन से, उस नॉलेज से, उन मालूमात से फायदा उठा सकते हैं। ये निहायत ही अहम मौजू है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। आज हम और पिछले लेक्चर्स के दौरान भी हम इस पे काफी खासी तवज्जो देते रहे हैं। आज हम इसकी मजीद डिटेल में बातचीत करेंगे कि बच्चों को आपने टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट में देने में, पैमाइश करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, किन किन चीजों का ख्याल रखना है आपने, कौन सी चीजें हैं जिनको आपने स्ट्रेस करना है, कौन सी चीजें हैं जिनको आपने अंडर स्ट्रेस करना है, कौन सी वो चीजें हैं जो आपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनानी है, कौन सी वो चीजें हैं जिन पे मजीद तवज्जो की जरूरत है, कौन सी चीजें हैं जिनमें मजीद तवज्जो को कम किया जा सकता है। ये तमाम बातें हम आज डिस्कस करेंगे। पहली बात जो इस ज़िम्न में आपसे मैंने गुजारिश करनी है वो ये है कि टेस्ट स्कोर्स का ताल्लुक इस बात से है कि बच्चे, आपके स्टूडेंट्स जो हैं, वो टेस्ट के लिए किस हद तक प्रिपेयर्ड हैं। रिसर्च के जरिए से हमें पता चला है कि वो बच्चे जो टेस्ट्स के लिए प्रिपेयर्ड हों, वो अपने इम्तिहान में, अपने टेस्ट्स में ज्यादा बेहतर तौर पर परफॉर्म करते हैं, ज्यादा नंबर लेते हैं, ज्यादा हाई पोजीशंस हासिल करते हैं मुकाबलतन उन बच्चों से जो प्रिपेयर्ड नहीं हैं। इस ज़िम्न में ये भी देखना चाहिए कि बाज असातिज़ा खास तौर पे शहरों में और खास तौर पे एलीट स्कूल से मुतल्लिक असातिज़ा जो हैं वो सरप्राइज टेस्ट्स में ज्यादा बिलीव करते हैं, यानी बच्चों को बताए बगैर उनका टेस्ट लेते हैं। रिसर्च पे बेस्ड, रिसर्च पे मबनी जो हमारे पास मालूमात हैं उसके मुताबिक हमें मालूम है कि बच्चे सरप्राइज टेस्ट में उतनी अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर सकते जबकि वो उन टेस्ट्स में परफॉर्म करते हैं जिनके बारे में बच्चों को मालूम हो कि आज उनका टेस्ट लिया जाएगा। सो सरप्राइज टेस्ट्स मे हैव देयर ओन वैल्यू, बट दैट वैल्यू इज लेस in comparison to tests which are administered after having been announced. Proper preparation is an important ingredient of student performance in an exam. A student performance is affected positively if he is properly prepared to take the exam. इसलिए बहैसियत उस्ताद आपको चाहिए कि आप सरप्राइज टेस्ट कम लें और अनाउंस्ड टेस्ट ज्यादा लें। चलिए अब प्रॉपर प्रिपरेशन को भी
एक डिटेल से देखते हैं कि ये प्रॉपर प्रिपरेशन जो है ये टेस्ट में क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकती है. Research shows that those students who are prepared for taking the test perform better than those students who are not prepared. Well, how do you prepare students? One such undertaking in relation to test preparation is familiarity with the testing material. अगर स्टूडेंट्स जो हैं अपने टेस्ट मटेरियल जिसमें उन्होंने टेस्ट देना है अगर उसके साथ वो फेमिलियर हैं तो उनके नंबर ज्यादा आएंगे, वो बेहतर तरह से टेस्ट में परफॉर्म कर सकेंगे. दूसरी बात इससे मुतल्लिक जो है वो ये है दैट इफ द स्टूडेंट्स आर फेमिलियर with how to tackle the material in preparation, न सिर्फ स्टूडेंट्स को फेमिलियरिटी हो बल्कि उनको इस बात का अंदाजा भी हो कि उन्होंने प्रेपरेशन कैसे करनी है, तैयारी टेस्ट की कैसे करनी है, तो फिर वो बेहतर तरह से परफॉर्म कर सकते हैं. और ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको बताए. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको बताएं कि तैयारी कैसे करनी है. टेस्ट मटेरियल को बार बार पढ़ना तैयारी का हिस्सा है. टेस्ट मटेरियल को बार बार जहन में लाना, रिकॉल, तैयारी का हिस्सा है. टेस्ट मटेरियल को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कनेक्ट करना तैयारी का हिस्सा है. ये स्टूडेंट्स को बहैसियत उस्ताद आपको बताना चाहिए. तीसरी चीज जो इससे मुतल्लिक है वो है कि अगर एक स्टूडेंट को टेस्टिंग प्रोसीजर के बारे में मालूम है कि टेस्ट कैसे लिया जाएगा तो फिर उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी बनिस्बत उन स्टूडेंट से जिनको प्रोसीजर का पता नहीं है. देखें, बहुत किस्म के इम्तिहानात होते हैं. अगर हम इम्तिहानात का एक ब्रॉड एनालिसिस भी करें तो आप जानते हैं कि इम्तिहानात हम ब्रॉडली स्पीकिंग दो तरह से ले सकते हैं बहैसियत उस्ताद. एक जिसको हम शॉर्ट आंसर या ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग कहते हैं, जिसमें यस, नो, ट्रू, फॉल्स, वन और टू वर्ड्स का आंसर जो है वो सीख किया जाता है. और दूसरे टेस्ट को हम कहते हैं एसे टाइप, जिसमें हम डिटेल्ड जवाब मांगते हैं स्टूडेंट्स से. अब अगर स्टूडेंट्स को मालूम है, ये ज़हन में रखिए कि दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं इम्तिहानात के देने की बच्चों को, ऑब्जेक्टिव टाइप्स एंड एसे टाइप. अब अगर बच्चों को मालूम है, स्टूडेंट्स को मालूम है कि टेस्टिंग प्रोसीजर क्या होगा, अगर वो ये जानते हैं टेस्ट शुरू होने से पहले कि टेस्टिंग प्रोसीजर क्या होगा, वेदर इट इज गोइंग टू बी एन एसे टाइप और इज इट गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप, दैट नॉलेज on the part of the students of the kind of test that is going to be administered to them, that knowledge in itself helps them to perform better in a test. तो जहां फेमिलियरिटी होनी चाहिए सब्जेक्ट के साथ, जहां उनको मालूम होना चाहिए टेस्ट कब होगा, वहां उनको ये भी अगर मालूम है कि प्रोसीजर क्या होगा, टेस्टिंग प्रोसीजर क्या होगा, तो फिर स्टूडेंट्स जो है वो बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकते हैं इन देयर एग्जामिनेशंस. देयर आर डिफरेंट टेस्टिंग प्रोसीजर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स. ऑफ कोर्स देयर आर सिमिलर टेस्टिंग प्रोसीजर्स. फॉर इंस्टेंस, in case of language, you may have a similar procedure. But in case of language and mathematics and geography,
you may, as a teacher, have different procedures. So if students know the subject and the procedure, then their performance improves. तो टेस्टिंग में इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए आपको बहैसियत उस्ताद कि सिर्फ बच्चों की तैयारी पर उनके परफॉर्मेंस का इन्हिसार नहीं है, बल्कि और भी पेरिफेरल फैक्टर्स भी हैं जो उनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं. और वो पेरिफेरल प्रोसीजर्स क्या हैं? अभी मैंने गुजारिश की, टेस्टिंग प्रोसीजर, ऑब्जेक्टिव वर्सेस एसे टाइप, फेमिलियरिटी. एक और चीज देखने वाली जो इसमें है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट में एक हाई लेवल ऑफ फेमिलियरिटी रखते हैं और उसके साथ साथ जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, टेस्टिंग एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो बेहतर तौर पर परफॉर्म करते हैं. इससे क्या मुराद है टेस्टिंग एक्सपीरियंस ज्यादा होने का? टेक 2 टीचर्स and take a semester, let us say 3 months. Teacher A administers a monthly test to students. Teacher B administers a weekly test to students. Students who are taking monthly tests because they are getting less experience of being tested as compared to students who take weekly tests, those who take less tests in a given time period tend to not perform as well as those students who have extensive experience of being tested. वो बच्चे जो कम इम्तिहान से के तजुर्बात से गुजरते हैं, उन बच्चों से बेहतर तौर पर परफॉर्म नहीं कर पाते जो उसी पीरियड में ज्यादा टेस्ट देते हैं. आपको बहैसियत उस्ताद ये बात जानने के बाद क्या करना चाहिए? क्या आपको मंथली टेस्ट देने चाहिए, या आपको वीकली टेस्ट देने चाहिए, या आपको बाई वीकली टेस्ट देने चाहिए? बताइए आपका क्या ख्याल है? सही ख्याल है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट्स इंप्रूव स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. इसलिए आप स्टूडेंट्स को बार बार टेस्ट कीजिए ताकि वो फेमिलियर हों, ताकि वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट से डरे नहीं, ताकि उनमें एबिलिटी पैदा हो प्रेपरेशन की, ताकि उनकी फेमिलियरिटी बढ़े. फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट्स लीड्स टू पॉजिटिव थिंग्स. हाँ, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, खैर ये एक हद तक यूनिवर्सल फिनोमेना भी है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो टेस्ट देने से कुछ घबराते हैं. ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, टेस्ट देने से स्टूडेंट्स घबराते हैं. लेकिन घबराने से हम जानते हैं कि टेस्ट की परफॉर्मेंस जो है उस पे मनफी असर पड़ता है. तो ये टेस्ट देने के लिए जो घबराहट का आंसर है, उसको बहैसियत उस्ताद आप कैसे कम करेंगे? निहायत अहम सवाल है मेरा आपसे. फर्ज कीजिए आपको
स्विमिंग करने से डर लगता है। फर्ज कीजिए आपको गाड़ी चलाने से डर लगता है। फर्ज कीजिए आपको बाइसिकल चलाने से डर लगता है। फर्ज कीजिए आप स्टूडेंट हैं और आपको टेस्ट देने से डर लगता है। इन तमाम किस्म के खौफ को आप कैसे कम करेंगे? By repeatedly exposing yourself to these fears. Repeated exposure to fears, repeated exposure to the situation that you fear would lessen the fear of that situation. अगर आप अपने आप को बार बार पानी से डरते हैं तो बार बार पानी के नजदीक ले जाइए। अगर आप ड्राइविंग से डरते हैं तो बार बार ड्राइविंग की तरफ बढ़िए और सीखिए। अगर आप बाइसिकल चलाने से डरते हैं तो बार बार बाइसिकल चलाने की कोशिश कीजिए। बिकॉज ह्यूमन माइंड एंड बॉडी हैज बीन क्रिएटेड बाय अल्लाह इन अ वे दैट द मोर यू एक्सपोज इट टू सिचुएशंस, द मोर इट लर्न्स टू अडॉप्ट टू दोज सिचुएशंस। जैसे जैसे एक इंसान अपने जहन को और अपने जिस्म को खतरात से और ऐसी चीजों से जिनसे उसको खौफ महसूस होता है, वो सामने आता है उन चीजों के, वैसे वैसे उसका खौफ जो है वो कम होता चला जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है जो माहिरीन नफ्सियात मुख्तलिफ किस्म की ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदात और तजुर्बात से हासिल कर सके हैं। और इसी का इत्तलाक बहैसियत उस्ताद आपको करना है अपनी क्लास में अपने तुलबा के साथ। वो तुलबा जो असातिज़ा के इम्तिहानों से डरें, इस डर को निकालने का तरीका एक ये भी है कि आप तुलबा को ज्यादा से ज्यादा इम्तिहान दें। जैसे जैसे वो इम्तिहानी मराहिल से गुजरते चले जाएंगे, उनका डर जो है वो खत्म होता चला जाएगा। और जब डर खत्म होगा तो हम जानते हैं कि डर की वजह से परफॉर्मेंस पे मनफी असर पड़ सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स को इम्तिहानों से बार बार फेमिलियर कराना, उनको बार बार इम्तिहान देना उनके लिए प्रेपरेशन है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग implores teachers that they should repeatedly, frequently test their students. That repetition and that frequency of testing will lead to students' familiarity, students' preparation, and would help to cut down panic or fear from the testing procedure on the part of the students. एक और बात जो देखने वाली है ज़िम्न में वो ये है कि एक स्टूडेंट का अपने बारे में जो ख्याल है उसका उसकी टेस्टिंग परफॉर्मेंस पे निहायत गहरा असर है। इसकी थोड़ी सी वजाहत करते हैं, और वजाहत ये है दैट ए हाई लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स is related to better performance. If a student is self-confident that he can do better in an exam, that confidence in his own ability to perform well, that confidence helps him to perform well actually in the examination, as compared to a student who's not that self-confident. So what is your duty? Keeping this psychological insight in mind, what is your duty as a teacher, or even as a parent, or even as a guide, to help students in relation to this particular insight that psychologists have provided, that students should be allowed the opportunity
to gain self-confidence in their performance. Self-confidence comes from a feeling of can do. Can do. If a student feels he can do, she can do well in an exam, that is an example of a self-confident student. Someone who doubts, someone who feels whether he or she can do well in the exam or not, that doubt shows lack of self-confidence. Self-confidence in itself is related to better performance. तो आपकी ये ड्यूटी है बहैसियत उस्ताद, एक बड़े की हैसियत से, कि आप अपने बच्चों का, अपने तलबा का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करें. सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है शाबाश देने से. सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आप जरूरत से ज्यादा, मार्क माई वर्ड्स, जरूरत से ज्यादा बच्चों को क्रिटिसाइज ना करें, तनकीद ना करें. जरूरत से ज्यादा तनकीद की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है, लेकिन कुछ असातिज़ा अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, कुछ बड़े या वालिदैन जरूरत से ज्यादा तनकीद की तरफ माइल होते हैं. ऐसा मत कीजिए. ओवर क्रिटिसिज्म is negatively correlated to self-confidence. Therefore, you should not over-criticize students. A teacher should not over-criticize students. Of course, by all means, point out their mistakes. Of course, by all means, show them the way. Of course, by all means, show them where they've gone wrong. But remember that dividing line between criticism and over-criticism. Guiding them, yes, but over-guiding them, criticizing them, yes, but over-criticizing them, no. Keep that in mind, that a high degree of self-confidence is related to better performance, and high degree of self-confidence in itself is related to students being provided guidance and not over-criticized for their work or for their mistakes. हमने ये भी देखा है कि वो स्टूडेंट्स जरा इसका नेगेटिव एलिमेंट भी देखते हैं कि वो कौन सी अशिया हैं, कौन सी चीजें हैं, कौन से अनासिर हैं जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं. लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, बीइंग फियरसम, गोइंग इनटू पैनिक, these are three important ingredients, three important variables that negatively affect students' performance in tests and exams and examinations. कौन से? 1, lack of confidence. 2, being fearsome. 3, being panic-ridden. Fearsome is इम्तिहान से डर लगना. पैनिक, इम्तिहान से बहुत ज्यादा डर लगना. डर लगना और बहुत ज्यादा डर लगना जो है, ये दोनों चीजें जो हैं, ये बच्चों के परफॉर्मेंस को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं. लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द थर्ड थिंग that negatively affect a student's performance in an exam. So what would you do as a teacher, as a mentor, as a parent, as a helper to make sure that your students perform better? Number 1, that they should not have low self-confidence. Number 2, they should not be fearsome. And number 3, they should not go into panic in taking an exam. ये बातें जो हैं
आपको बहैसियत उस्ताद अच्छी तरह से अज़बर होनी चाहिए। हमने अभी जिक्र किया फेमिलियरिटी का, इसका नेगेटिव एलिमेंट भी है, वेयर फेमिलियरिटी हेल्प्स टू improve performance, at the same time lack of familiarity with the subject matter tends to negatively affect the performance of a student in a test. तो आपको क्या करना चाहिए? न सिर्फ ये कि आपको स्टूडेंट्स की फेमिलियरिटी को बढ़ाना चाहिए, फेमिलियरिटी दोनों तरह से, अभी मैंने गुजारिशात की थी, फेमिलियरिटी विद द सब्जेक्ट मैटर वन एंड फेमिलियरिटी विद द एग्जाम और टेस्टिंग प्रोसीजर। दोनों चीजों का स्टूडेंट्स को बड़ी अच्छी तरह से पता होना चाहिए, फेमिलियर होना चाहिए। वो एक स्टूडेंट जो है, अगर उसको सब्जेक्ट मैटर मालूम है, अज़बर है सब्जेक्ट मैटर, लेकिन एग्जामिनेशन प्रोसीजर से उसकी फेमिलियरिटी नहीं है। अब मैंने अभी गुजारिश की, प्रोसीजर जो है जनरली कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, बट टू ब्रॉड कैटेगरीज आर अवेलेबल टू ए टीचर, द ऑब्जेक्टिव टाइप and the essay type. The objective type is where short answers, one-word answers, multiple choice questions are available. And essay type is where the student is expected to write somewhat longer answer, somewhat detailed answer to the question. ये दो बुनियादी choices हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं। अब अगर स्टूडेंट को फेमिलियरिटी है इन तरीका हाय इम्तिहानात से, तो उस फेमिलियरिटी की बेसिस पर वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी एज कंपेयर टू व्हेन ही इज नॉट फेमिलियर विद द प्रोसीजर ऑफ द एग्जामिनेशन, विद द प्रोसीजर दैट द टीचर इज हैविंग टू टेस्ट हिम। तो स्टूडेंट के लिए अगर आप चाहते हैं कि बेहतरी हो, तो आपको न सिर्फ उसे सब्जेक्ट से फेमिलियर करना है, बल्कि आपको उसे तरीका इम्तिहान से भी फेमिलियर करना है। अब आप कैसे करेंगे ये? सब्जेक्ट तो आप पढ़ा रहे हैं, उसके इम्तिहान के तरीका हाय कार जो आपके पास हैं, उससे आप कैसे फेमिलियर करेंगे? एक तो ये, जैसे हमने अभी गुजारिश की कि रिपीटेड टेस्टिंग कीजिए। दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि हर इम्तिहान से पहले आप स्टूडेंट्स को ब्रीफ ओरिएंटेशन दीजिए, हाउ टू टेक ए टेस्ट। इम्तिहान को अटेम्प्ट करने के भी तरीके हैं, और वो स्टूडेंट्स जिनको वो अटेम्प्ट करने के तरीके मालूम हैं, वो इम्तिहान की परफॉर्मेंस इम्तिहान में बेहतर तौर पे परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू दोज स्टूडेंट्स who are not familiar with those procedures. So brief orientation on the part of a teacher helps to improve students' grading, students' exam taking ability on how to take the exam. सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताना, आपने फेमिलियरिटी के बारे में नहीं बताना, आपने स्टूडेंट्स को ये भी बताना है कि इम्तिहान उसने देना कैसे है। इम्तिहान देने के लिए स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि वो एक ट्रेनिंग रेजिमेंट बनाएं। देखें, हर चीज ट्रेनिंग से इंप्रूव हो सकती है। आप किस स्पीड से भागें, आप लिखना कैसा शुरू करें, आप क्या तेजी से पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, आप गाड़ी चलाना सीख सकते हैं या नहीं, आप स्विमिंग करना सीख सकते हैं या नहीं, आप अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करना सीख सकते हैं या नहीं, ऑल ऑफ दैट डिपेंड्स अपॉन योर ट्रेनिंग
if you have developed a proper training regimen, then you are familiar with the subject, and then you are also familiar with the kind of procedure that is required in taking the exam. Isliye, when students are, apart from being taught the subject matter, when they are trained, when they have developed a training regimen, then students perform better than when they do not have that training regimen. So better performance in the exam is also related to training regimen that the teachers may give to the students. One way of training the students is to improve their thinking skills, their cognitive skills. देखें, जैसे चलना, खड़े होना, बाइसिकल चलाना, गाड़ी चलाना, स्विमिंग करना, ये तमाम स्किल्स हैं. इसी तरह बहुत हद तक सोचना या कॉग्निशन जो है वो भी एक स्किल है. हमारे असातिज़ा, हमारे स्कूल के करिकुलम्स unfortunately sometimes, not always, sometimes ignore that there is such a thing as cognitive skill. They do not teach students how to think properly. They do not teach students how to think straight, how to avoid thinking traps. They don't teach those things. Well, if students are not familiar with those, then students have a problem. So, improving their cognitive skills helps students to take exams in a better manner. आप cognitive skills को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? ख्याल रखिए इस बात का कि वो तुलबा who are trained in cognitive skills, who have had training in thinking properly, perform better in exams than those students who don't get that training. So it is your part of the duty as a teacher to train their thinking also. One way of doing that is to give them training in problem solving. Problem solving is a procedure where teacher comes up with many problems, small but subject-related problems, and keeps giving those problems to the students. That helps students to develop their thinking skills. That helps their students to think properly, creatively, and logically. इस बात को बदकिस्मती से हमारे करिकुलम में और हमारे क्लासरूम में इग्नोर किया जाता है बाज़ औक़ात. हमेशा नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात कि बच्चों को सोचने में भी ट्रेन करना चाहिए. उनको कैसे सोचना है, व्हाट इज लॉजिकल थिंकिंग, व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग, what is productive thinking? How can children, adults, adolescents can rid themselves of illogical thinking? And how can children and adolescents adopt logical thinking? ये cognitive skill है जिसको सीखना निहायत जरूरी है. Those who are trained in cognitive skills tend to perform better than those who are not trained. Cognitive skill training is a most essential preparation for taking tests. कैसे करना है बहैसियत उस्ताद? एक तो ये मैंने गुजारिश की कि आपको अपने तुलबा को बहुत से छोटे बड़े क्वेश्चंस करते रहना चाहिए ताकि वो अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को बेहतर बना सकें. Then, second thing that you need to teach them is that students should
carefully analyze questions. बाज औकात क्वेश्चंस जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं. बाज औकात क्वेश्चंस कैन हैव ट्विस्ट्स. Sometimes questions can be tricky. So, if students are trained in proper analysis of questions that they are going to undertake, that training in preparing them to analyze questions helps them to perform better, to understand the question, to see all aspects of the question, to analyze the various elements of a question, and then to answer it. If they are in a hurry to answer a question, if they ignore certain parts of the question, if they do not give important weightage to a certain part of the question, that lack would result in negative performance, a performance which is below par. So students should be taught how to analyze a question carefully before answering that question. And then once they have analyzed, once they have seen the entire spectrum of the question, ये पूछा गया है इस सवाल में, जब वो इस तरह से सोचने लगेंगे तो फिर वो सवाल का जवाब भी पूरी तरह से दे पाएंगे. और जब वो सवाल का जवाब पूरी तरह से दे पाएंगे तो उनकी टेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो भी पहले से बेहतर हो जाएगी. So, considering all aspects of a question is another important ingredient in testing procedure. The students must be told not only to carefully analyze questions, but to take a look at all aspects of the question and then answer that question or questions. जल्दबाजी नहीं करनी. आपने इस कोशिश में नहीं रहना कि ये सवाल का अहम हिस्सा है, इसका जवाब दे दिया and ignore the other part. Well, that way you won't tend to do well as an examinee. एक और तरीका है सवाल को आप बेहतर तरह से समझने का, और एक और तरीका है अपने टेस्ट स्कोर्स को बढ़ाने का. Some questions might be put in a way where certain parts of the questions are irrelevant and certain other parts of the questions are relevant. It may always not be true that a question is asked in a way where relevant and irrelevant elements are mixed. But in some questions, that is the case. That is the case. Relevant and irrelevant, both elements are presented to the examinee by the examiner in a question. It is your duty as a teacher to teach your students to identify the relevant, tackle that, and to ignore the irrelevant and don't tackle that. इस बात का आपको खास ख्याल रखना चाहिए कि बाज़ औकात टीचर्स जो हैं वो सवाल कुछ इस तरह से पूछते हैं, पेपर में सवाल इस तरह से दिया जाता है कि उसमें कुछ इररेलेवेंट डिटेल्स भी हैं जिनका क्वेश्चन से और क्वेश्चन के आंसर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ताल्लुक नहीं है. दे आर देयर टू टेस्ट ए स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एबल टू डिसाइफर बिटवीन रेलेवेंस एंड इररेलेवेंस इन द मटीरियल. वहां भी स्टूडेंट टेस्ट हो रहे हैं कि क्या वो रेलेवेंट और इररेलेवेंट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं.
और आपकी बहैसियत उस्ताद ये ड्यूटी है कि आप उनको ये सिखाएं कि सवाल का जो इररेलेवेंट हिस्सा है, जो गैर जरूरी हिस्सा है, उसको निस्बतन इग्नोर कर दें और जो जरूरी हिस्सा है, जो रेलेवेंट हिस्सा है, उस पर नजर रखें और उसका जवाब तहरीर करें या जवाब दें। एक और जो ख्याल रखने वाली बात है इसमें मुतल्लिक वो ये है कि स्टूडेंट्स शुड नॉट बी गिवन, students should be stopped from giving impulsive answers. Impulsive answers are those answers which come to mind immediately, and students start to write those answers, or students start to give those answers verbally. जल्दबाजी सवाल के जवाब में आपने नहीं करने देनी अपने स्टूडेंट्स को। Impulsiveness must not be allowed to come to the fore on the part of your students when they are tackling an exam. मुमकिन है सवाल के कुछ ऐसे हिस्से हों जो जाहिर ना हों, जो बादियुन नजर में दिखाई ना दें, जो पोशीदा हों। उस सूरत में if the student is giving impulsive or quick or first answers that come to his mind, the student may be in the wrong. So the students must be taught that impulsive answers should not be given, that only relevant materials to considered questions, to considered answers must be brought forth. Impulsiveness must be avoided. Another thing in that regard in testing material is that finally, when the answer has been given, the student must check and recheck the answers that have been given in relation to the questions. स्टूडेंट को चाहिए कि जब उन्होंने जवाब खत्म कर लिया, एक सवाल का आपने लकीर लगा दी कि यहां जवाब खत्म हो गया, फिर उस सवाल को दोबारा सहबारा पढ़ें और उस जवाब को दोबारा और सहबारा पढ़ें और देखें कि जो सवाल में पूछा गया है क्या वो मटेरियल जवाब में मौजूद है या नहीं है. एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड चेकिंग एंड रीचेकिंग. Checking and rechecking means that students compare what has been asked and what has been provided, and there should be a consonance between what has been asked in the examination and what has been provided by the teacher, by the student in that answer, in his answer to the question. ये सारी बातें अगर आप अपने तुलबा को सिखाएं और ये सारी बातें अगर आप अपने मद्देनजर रखें तो आपके तुलबा की परफॉर्मेंस इम्तिहानात में पहले से कई दर्जा बेहतर हो जाएगी, हो सकती है. एक और आखिरी गुजारिश कर दूं इस ज़मीन में बिफोर वी टैकल ए न्यू सब्जेक्ट कि whatever things we have talked about, they need to be reminded and practiced again and again to the students and in the classroom, reminding them to be not impulsive, reminding them to checking and rechecking, reminding them to read the questions carefully, reminding them to separate the relevant from the irrelevant. Yes, तमाम बातें they have to be reminded again and again. एक दफा अगर लर्न कर ली तो फिर दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा आपको रिमाइंड करने की जरूरत पड़ती रहेगी और आपको करते रहना चाहिए, उनको बार बार रिमाइंड करते रहना चाहिए. अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक नया चीज का आपसे तारुफ कराते हैं, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्टफोलियोज. इन एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड इन स्कूल एंड कॉलेज टीचिंग, portfolios have
a very important part to play in educational process. Portfolios are a collection of a student's work in an area. रियाजी में उसने कितना काम किया है, जोग्राफिया में उसने कितना काम किया है, तारीख में उसने कितना काम किया है, ये इन तमाम चीजों का रिकॉर्ड जो है, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो shows the student's growth or lack of his growth in a particular area or in a particular subject. Portfolio shows growth or its lack on the part of a student. Portfolio also shows self-reflection. कि स्टूडेंट अपने बारे में, अपने इम्तिहानात के बारे में, अपनी पहुंच के बारे में, अपनी कोशिश के बारे में, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में कितना सोचता है. दैट इज शोन इन ए पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो शोज स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स. पोर्टफोलियो शोज स्टूडेंट्स लैक ऑफ अचीवमेंट. पोर्टफोलियो शोज स्टूडेंट्स सेल्फ रिफ्लेक्शन. ये तमाम चीजें पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं. इन अदर वर्ड्स, ए पोर्टफोलियो इज ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ए स्टूडेंट, हिज सेल्फ एंड हिज स्कूल एंड क्लास परफॉर्मेंस. ये चीज जो है, ये तमाम मिलके पोर्टफोलियो बनता है. उसका जो रिकॉर्ड है, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो अचीवमेंट्स हैं, उसने जो इम्तिहानात में परफॉर्म किया है, ये तमाम रिकॉर्ड जब आप एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं तो हम उस कलेक्शन को एजुकेशनल साइकोलॉजी में पोर्टफोलियो कहते हैं. पोर्टफोलियो इन अदर वर्ड्स इज ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज इन ए स्कूल. अब पोर्टफोलियोज जो हैं वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ उनमें लफ्जों, अल्फाज पर मबनी नहीं पोर्टफोलियो होंगे, ये जरूरी नहीं है. पोर्टफोलियोज में ऑल्सो कंटेन ग्राफ्स. फॉर इंस्टेंस, in a weekly exam in arithmetics, how has the student performed? That may be showed on a graph. How has the student performed in geography? That may be shown in a graph. How is the student taking part in the laboratory? That may be showed in pictures. How has the student performed in relation to other students? That may be showed in diagrams, graphs. All of these then are a part of the portfolio of a student. उसमें सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, उसमें डायग्राम्स हैं, उसमें स्नैपशॉट्स हैं of relevant nature. Portfolios may also contain peer comments. Peer comments are दूसरे बच्चे, क्लास फेलोज एक स्टूडेंट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या तासुरात रखते हैं. ये भी पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है, होता है. आपको भी ऐसा करना चाहिए. एक स्टूडेंट जो है उसके बारे में आपको पोर्टफोलियो मेंटेन करना चाहिए. उसकी तमाम प्रोग्रेस और लैक ऑफ प्रोग्रेस का एक हिसाब किताब रखना चाहिए. वो हिसाब किताब सिर्फ अल्फाज की शक्ल में जरूरी नहीं है कि हो, अल्फाज भी हों उनमें, उसके साथ साथ डायग्राम्स हों, ग्राफ्स हों, स्नैपशॉट्स हों और तमाम फोटोग्राफ्स भी हो सकती हैं जो उस रेलेवेंट नेचर की हों. लेबोरेटरी रिपोर्ट्स आ सकती हैं स्टूडेंट्स की उस पोर्टफोलियो में. ये सारी चीजें आपको पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए. आप रखते हैं, स्टूडेंट्स जो रखते हैं. आजकल के मॉडर्न टीचर्स ऐसा कर रहे हैं. पोर्टफोलियोज में ऑल्सो इंक्लूड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. It is useful, therefore, for a teacher to create portfolios. It is very useful. चलिए, कैसे portfolios बनाएंगे आप? नंबर 1, स्टूडेंट को इस बात की आप इजाजत दीजिए कि वो सिलेक्ट करे कि उसमें अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें डालनी हैं. नंबर 2, पोर्टफोलियोज में स्टूडेंट्स की सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए. उसकी progress, lack of progress in subjects, his self-criticism, his self-reflection should be included in the portfolio. Number 3, a student's activities
during the day, during the week, during the month. His learning should also be included in the portfolio. 4, portfolio should also show the progress of the students in a particular area, improvements in academics, improvement or lack of improvement in the classroom, a student's performance in school. All of this must be contained in his portfolio. Number 5, students should be encouraged to create and maintain their portfolios. And students should then be taught by teachers that the way to create and the way to maintain portfolios. देखें कितनी इंपॉर्टेंट चीज है पोर्टफोलियो. उसमें स्टूडेंट्स की सारे रिकॉर्ड्स हैं related to academic activity, related to extracurricular activity, his progress in subjects, his or her lack of progress in subjects, teachers' comments about the students, peer comments, classmates' comments about the students, his own self-reflection that he has or she has come up with, that is also contained in the portfolio. ये तमाम चीजें एक पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं और अगर ये स्टूडेंट्स ऐसा बनाना शुरू कर दें और अगर टीचर एनकरेज करें कि हर स्टूडेंट को अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये किस कदर अहमियत की हामिल एक्टिविटी होगी क्लास स्कूल में. एक टीचर के पास, एक स्टूडेंट के पास और बाकी लोग जो जानना चाहें एक स्टूडेंट के बारे में, उनको तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो उसके स्टूडेंट के एक पोर्टफोलियो से मिल जाएगी. पोर्टफोलियो इज लाइक ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ए स्टूडेंट ओवर ए गिवन टाइम पीरियड. 1 माह या 6 माह या 3 माह या 1 सेमेस्टर में जो कुछ स्टूडेंट्स ने किया है, जो कुछ उसके असातिज़ा ने किया है, जो कुछ उसने सीखा है, जैसा वो सीख नहीं पाया, कौन कौन सी एक्टिविटीज उसने अंडरटेक की हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज वो अंडरटेक नहीं कर सका, दूसरे उसके बारे में क्या समझते हैं, क्या क्या उसकी वीकनेसेस हैं, क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, ये तमाम चीजें उसके पोर्टफोलियो में मौजूद हैं. और ये यूं समझ लीजिए कि उसकी एकेडमिक एक्टिविटीज की कुंजी है. And that is how important a portfolio may be. Think about it, and we will talk more about testing and portfolios in the next lecture. जब तक के लिए खुदा हाफिज.